हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, संचित निधि पर भारित व्यय। संचित निधि वह होती है जिसमें दोस्तों राजस्व इकट्ठा किया जाता है, तो राजस्व होता है संचित निधि में। तो इसके वेतन दिए जाते हैं राष्ट्रपति, राज्य सभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा आदि के जो वेतन दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है और इसका गठन 1950 में किया गया था आकस्मिकता निधि का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है महान्यायवादी को। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की सदन की जो समिति होती है, लोकसभा राज्यसभा की जो बैठ के समिति होती है, उनमें बोल सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है किसको, महान्यायवादी को। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अनुच्छेद 88 में ये कहा गया है कि यह सदन की समितियों में बोल सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की योग्यता वही योग्यता होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनकी योग्यता होती है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि महान्यायवादी की योग्यता किसके समान होती है, तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके समान होती है महान्यायवादी की योग्यता। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 151 तक किया गया है। अनुच्छेद 148 से 51 तक का जिसका उल्लेख किया गया है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है अनुच्छेद 148। इसकी आयु 6 वर्ष या इससे पूर्व 65 वर्ष आयु प्राप्त हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 6 वर्ष के बीच में अगर 65 वर्ष पूरे हो गए हैं तो तभी इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण, जो सरकारी धन होता है उसका जो संरक्षक होता है उसकी देखभाल नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसकी जांच परख करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य क्षेत्र की संचित निधि की सह परीक्षा भी महालेखा परीक्षक ही करता है। जो संचित निधि होती है उसकी जो देखता है, उसकी देख रेख जो करता है, जिसके नियंत्रण में वह होती है, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान में संशोधन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन का, संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं। साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, पहला देखते हैं साधारण विधि द्वारा संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, जैसे संसद के साधारण बहुमत होता है, जैसे पहले जो भी विधेयक होगा, जो भी बिल होगा वो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा उस पर अपने या तो लोकसभा में जा सकता है पहले या राज्यसभा में, कोई से भी सदन में जा सकता है और उस पर पहले लोकसभा अपनी स्वीकृति देगी, फिर उसके बाद दूसरा, पहले एक सदन स्वीकृति देगा, उसके बाद दूसरी सदन स्वीकृति देगा और फिर उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है विधेयक को। और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो वह कानून बन जाता है। चाहे तो राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी, वो राष्ट्रपति की मर्जी है, उसे वापस भी लौटा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, जो संसद के सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, जो कुल सदस्यों के बहुमत जैसे उसमें हुआ था कि उसने भी स्वीकृति दे दी, उसमें भी, और जो मतदान में भाग लेने वाले, एक मतदान कराया जाता है दोनों में, उसके जो 2/3 मतों से विधेयक पारित होता है, 2/3 उसके फेवर में होने चाहिए बिल विधेयक के, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह कानून बन जाता है, एक विशेष बहुमत। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मतदान देने में कितने विधेयकों का
कितने सदस्यों से विधेयक पारित माना जाता है? तो 2/3 सदस्यों से विधेयक पारित माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। इसमें संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए, जैसे कोई अनुच्छेद है वो पहले से ही बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ संशोधन करना है, तो उसमें क्या होगा, जो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा और जो राज्य के विधानमंडल होंगे जो की स्वीकृति से वह संशोधन किया जाता है। इसके प्रमुख विषय होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में कोई संशोधन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन के तरीका, तो अनुच्छेद 55 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आदि। जब ऐसे टॉपिकों पर या ऐसे विषयों पर कानून बनाना हो तो फिर संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका भारत, सबसे पहले देखते हैं न्यायपालिका में, नीचे से चलते हैं। सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो जिलों में होते हैं, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यों में होता है अलग अलग। एक न्यायालय कई राज्यों का भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक। और फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारा। तो देखते हैं, हम पहले देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे ऊपर का न्यायालय होता है। सर्वोच्च, भारत का एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था और ये देश की राजधानी दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 124 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवानिवृत्त। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको 65 वर्ष जब उनके पूर्ण हो जाते हैं तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। योग्यता देख लेते हैं, किसी उच्च न्यायालय में, जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसमें एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता कहते हैं वकील को, यानी कि उसने उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में काम किया है, वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और महाधिवक्ता की भी यही योग्यता होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, यानी कि उसने भी किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा है तो उसको भी महान्यायवादी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत संघ और एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट अपील की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अपीलीय उच्चतम न्यायालय। अब यहाँ पर देखते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अधिकार हैं उनको अपीलीय उच्चतम न्यायालय, इसको सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसे भारत के सभी न्यायालयों के निर्णयों के मान लो कोई जो निर्णय नहीं सुनेंगे, जो मतलब उनके निर्णय नहीं है, तो वो उच्चतम न्यायालय निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार, जो राष्ट्रपति है वो परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से। अगर उसे किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना है, सलाह लेनी है, तो वो ले सकता है। अनुच्छेद 143 के में ये कहा गया है। स्वयं के निर्णय के पुनर्विचार, मानक उच्चतम न्यायालय ने किसी निर्णय पर फैसला सुना दिया है लेकिन फिर भी उसको पुनर्विचार करना है उस फैसले पे दोबारा, तो वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 133 के द्वारा यही कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिलेख न्यायालय देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभिलेख न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 129 में मिलता है, या अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है उच्चतम न्यायालय, जिसमें हमने पढ़ा था अधिकार परीक्षा, ये सब ये मौलिक अधिकारों में आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अनुच्छेद होगा। इसके जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र में होते हैं और उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष की। 2 या 2 से अधिक राज्यों के, आप माना कि एक राज्य में उच्च न्यायालय है तो अगर किसी दूसरे राज्य का भी वह उच्च न्यायालय हो सकता है।
तो एक या एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यह अनुच्छेद 231 में कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय। मैंने इसमें जो मोस्ट उच्च न्यायालय है उनको लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कोलकाता उच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन RO 2024 में पूछा गया था। कोलकाता उच्च न्यायालय का जो गठन है वो 1862 में किया गया था। 1858 के अधिनियम के बना था, फिर 1861 का अधिनियम बना था। 1861 के अधिनियम के तहत ये कोलकाता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। तो ये कोलकाता में जो उच्च न्यायालय है उसके अधीन आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर बम्बई उच्च न्यायालय 1862 में इसका ही गठन किया गया था। ये पहले उच्च न्यायालय थे जो बनाए गए थे भारत में। फिर महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन व दीप, इसमें इसका जो का एक ही उच्च न्यायालय है, बम्बई उच्च न्यायालय। ये जो मैंने यहाँ पर नाम दिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी और तमिलनाडु, पांडिचेरी इसके अधीन आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश, भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1866 में किया गया था और इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालत से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे संबंधित एक अधिनियम आया था, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक मंच है। मान लिया किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है लेकिन वो अपने बीच में फैसला कराना चाहते हैं मैत्रीपूर्ण तरीके से, तो उसके लिए एक लोक अदालत सुलझाने के लिए एक मंच है। लोक अदालतों द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। माना कि लोक अदालत ने एक बार किसी फैसले पर अपना निर्णय सुना दिया तो उसके बाद आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। लोक अदालत समझौते, दीवानी फौजदारी, मतलब आप इससे जैसे मर्डर वगैरह के केस नहीं लड़ सकते। इसमें दीवानी फौजदारी, राजस्व संबंधी विवाद, मैत्रीपूर्ण समझौते आदि को इसमें अपील की जाती है या इसके फैसले किए जाते हैं। नोट देख लेते हैं। फौजदारी विवादों को छोड़कर इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। बस इसमें जो फौजदारी विवाद हैं, जैसे कि किसी ने किसी का खून वगैरह कर दिया, जो संगीन जुर्म होते हैं उन्हें उन विवादों को छोड़कर इनमें समझौता नहीं किया जा सकता। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे तक विचार कर सकती है। अगर किसी का मामला सिर्फ 5 लाख तक का है तो वो उस तक ही विचार कर सकती है। उससे अधिक अगर किसी के साथ 5 लाख से अधिक का फैसला है तो उसके लिए आपको अधीनस्थ न्यायालय जाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।